आज हम बात करेंगे अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पार्ट 2 लेक्चर की। उस लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने बात की थी फोर्स के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में और सारे यूनिट्स के रिलेशंस निकालनी है। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक इनर्शिया पे। इनर्शिया को हम डिफरेंट लैंग्वेज में या सोच करके एक नाम देते हैं जिसको बहुत आसानी से दिया सकता है ढीठ। मतलब जो वो कुछ सुनता ही नहीं हो, किसी से कुछ मांगता ही नहीं हो, जैसा रहना चाहता है वैसे ही रहेगा, उसको हम लोग कुछ लैंग्वेज में ढीठ बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचें, जैसे मान लो अगर मैंने किसी बच्चे से कहा कि क्लास में शोर कर रहा है, कीप साइलेंस प्लीज, डोंट टॉक या कीप मम, ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ही कीप्स चैटिंग, डिस्कसिंग एंड शाउटिंग इन द क्लास। जब तक दो हाथ ना लगे शायद तब तक वो सीधा ना हो। उतनी देर तक वो क्या था? ढीठ था, ढीठ, कुछ सुनना ही नहीं चाहता किसी की। लेकिन दो हाथ लगा तो शायद कुछ देर के लिए शांत हो जाए, वो भी कुछ देर के लिए, गारंटी नहीं है। अब यहां पे बात कर रहे हैं इनर्शिया की, तो थोड़ा उससे रिलेट करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास की डेस्क, चेयर, कुछ भी ले लो, वो अपनी जगह पे रखी हुई है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रही क्योंकि वो इनर्शिया फॉलो करती है। अब कहोगे कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, वो नीचे की ओर खींच रही है, जहां रखी इसलिए पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है। इनर्शिया कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक कि उसे कोई खुद ढकेले नहीं। और ये उसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, सेट प्रॉपर्टीज होती है जो बदल नहीं सकती। एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वो शुरुआत में नहीं जाना चाह रही थी। टेबल शुरुआत में टेबल खुद नहीं जाना चाह रही, हमने उसे उठा करके दूसरी जगह रखा, उसके रेस्ट पोजीशन से हमने उसको मोशन दिया। ये क्या था? इनर्शिया था उसके अंदर जब वो रुकी हुई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। लेकिन मान लो ऐसे हमने खींच करके टेबल को छोड़ दिया, ढकेल दिया उधर, तो टेबल कुछ देर लुढ़कता हुआ जाएगा और फिर रुक जाएगा। पर इनर्शिया कहता है कि हम तो चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे। माने वो ढीठ लड़का अगर बोल रहा है तो बोलता ही रहेगा। लेकिन आगे मैंने एक वर्ड कहा, जब तक कि दो हाथ ना लगाया जाए, तो इनर्शिया का डेफिनेशन भी वही कहता है। ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन को नहीं चेंज करना चाहता है अनटिल एंड अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे, कोई उसको ऐसा करने पे मजबूर ना करे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि डेस्क को जब मैंने फेंका तो खुद दूर जाकर रुक गया। होना क्या चाहिए था? इनर्शिया को फॉलो करता है हर चीज, तो वो चल रहा था, मोशन में था, तो उसे मोशन में रहना चाहिए था। वो रुक गया, इट मीन्स कि उसे किसी ने रोका है। अब कहोगे दिखा तो नहीं, दिखा नहीं तो तीन फोर्स हो सकते हैं। मैंने कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स होते ना, अगर दिखते तो कॉन्टैक्ट में आते हैं, नहीं दिखते तो नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये क्या है? नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट रुक गया जाकर के। अब इट डजंट मीन कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल था, ये वर्ड यूज करोगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि उसके बीच सरफेस के साथ फ्रिक्शन था, जमीन का फ्रिक्शन, हवा में है तो एयर फ्रिक्शन। उन लोगों ने उसे ड्रैग किया, रिटार्ड किया, रोक दिया। दूसरा ये भी है कि अर्थ ने अपनी ओर खींचा, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट में, मैंने कहा ना तीन होंगे, तीनों में से कोई ना कोई तो दिखेगा, तो अर्थ अपनी ओर खींच रही थी, तो लगातार वो जमीन के कॉन्टैक्ट में रही, आगे बढ़ना चाह रही थी। दोनों आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इनर्शिया फॉलो करूंगी, मैं आगे जाऊंगी। अर्थ कह रही नहीं मैं तुम्हें नीचे खींचना है, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। तो दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन कह रहा है नहीं भाई मुझे तो इसको रोकना है, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और बॉडी कुछ देर बाद जाकर के रुक जाती है। तो इनर्शिया यही तो कहता है कि मेरे अंदर ढीठपना है, मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वही करूंगी या करूंगा। ऑब्जेक्ट को मुझे फेंका गया था, मैं चलना चाह रही हूं, मैं चलती रहूंगी, लेकिन आगे दो लाफा लगने तक, लाफा मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई ना कोई जरूर होती है। अब इनर्शिया जो है हमारे पास, जो इनर्शिया तीन टाइप की हो गई। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? इनर्शिया बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में आने वाले चेंज का अपोज करती है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनसाइड द बॉडी दैट अपोजेस एनी चेंज इनसाइड इट। इधर इट इज चेंजिंग फ्रॉम रेस्ट टू मोशन
और मोशन टू रेस्ट और इवन द चेंज इन द डायरेक्शन। मतलब अब हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं 3 टाइप की इनर्शिया है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों टाइप की हमने कैटेगराइज किया। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, चलना नहीं चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहेगा जब तक कि उसे कोई कहेगा। कहना का मतलब दो लाफा ना लगे, दो लाफा का मतलब जब तक कि उसे कोई चेंज ना करे। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और अक्सर ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे हम किसी बस या कार या किसी मूविंग व्हीकल में बैठे हुए हों और व्हीकल जस्ट स्टार्ट होती है। जैसे व्हीकल स्टार्ट होती है हम पीछे के लीन हो जाते हैं। क्यों? आखिर ये इनर्शिया ही है। वो बॉडी हमारी कहती है, हम किस स्टेट में थे? रेस्ट में थे। बस कहती है मुझे मोशन में जाना है, तो हम तो बस में ही बैठे हैं या कार में बैठे हैं। तो लोअर पोर्शन जो हमारा मतलब इस कमर के नीचे का हिस्सा जो कि एग्जैक्ट बस से कनेक्ट हो चुका है, कांटेक्ट में अच्छी तरह से आ चुका है। पाँव हमारा पीछे का मतलब कमर से नीचे का सारा पोर्शन सब बस के कांटेक्ट में आ चुका है, वो एकदम अच्छे से पकड़ चुका है। लेकिन ये पोर्शन अभी भी फ्लेक्सिबल है हमारे लिए, ठीक है। बस आगे बढ़ी, बस जैसे ही आगे बढ़ी तो हमारा जो लोअर पोर्शन है वो कांटेक्ट में आ गया, वो चल दिया। लेकिन हमारा अपर पोर्शन जो कि फ्लेक्सिबल है, वो कहता है नहीं भाई मैं तो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इनर्शिया फॉलो करना है। मैं ढीठ था, मैं ढीठ ही रहूंगा। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है पता नीचे लीन हो जाता है। लीन होने का मतलब क्या है? वो झुका नहीं है। डोंट थिंक अबाउट इट, वो झुका था। देखो वो जो है, मान लो कि यही पोजीशन है, ये पोजीशन है किसी आदमी की, ठीक है, ये चेयर है, ये पोर्शन आगे बढ़ा है और ये पोर्शन वही रहना चाहता है जहां पर था। तो वो जो झुकने का सिचुएशन है वो पीछे नहीं झुका, वो अपनी जगह को मेंटेन किया था। जैसे मान लो ये था, ये पोर्शन आगे गया, देखा ये पोर्शन रेस्ट में था, ये आगे गया, तो हाथ में तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं ताकि तुम्हें एक साथ है। तो ये जो अपर पोर्शन है वो झुका नहीं है पीछे, वो अपनी जगह को मेंटेन करने की कोशिश किया था। तो ये हिस्सा यही रहना चाहेगा, अब ये हिस्सा यहां चल रहा है। सपोज पाँव ऐसे हो जाएगा, आदमी ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा लीन हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि अलग हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसने क्या किया, अपर पोर्शन चाहता था कि मैं रुका रहूं, लोअर पोर्शन चाहता था कि मैं चल दूं, क्योंकि वो कांटेक्ट में आ गया था। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरा एग्जांपल, फिर वही नॉर्मल और कॉमन एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस चल रही है, जब चल दी मेरे को ना लीन हो गए, ऐसे पीछे की ओर लीन होने के बाद हम आगे की ओर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किए। अब हमारी बॉडी, पूरी बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में, मोशन में आ गई। हमें भले ना दिखे कि अगल बगल वाला जो हमारे साथ बैठा सब रेस्ट में है, लेकिन अब हम मोशन में हैं बस के साथ। अब जैसे ही वो बस ब्रेक लेती है, ब्रेक लेते टाइम पूरी बॉडी में से जो लोअर पोर्शन है, अगेन सेम वर्ड, लोअर पोर्शन कहता है कि नहीं मैं बस के कांटेक्ट में, बस रुक गई मतलब मैं रुक गया। लेकिन ऊपर का पोर्शन कहता है आई वाज इन मोशन, सो वो आगे जाएगा क्योंकि वो मोशन में था, तो मोशन कंटिन्यू करना चाहेगा, तो आगे की ओर लीन हो जाता है। तो बस चलते टाइम पीछे की ओर, आगे चलते टाइम आगे की ओर, सॉरी रुकते टाइम आगे की ओर हम लीन हो जाते हैं। अब तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसको समझने के लिए मैं कहूँगा कि मान लो ये बस जिसका डायरेक्शन होता है ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बस आगे जाकर के यहीं से टर्न लेती है, इस तरह ये टर्न ले रही है। अगर ये टर्न ले रही होगी तो इस सिचुएशन में बस का पोजीशन कुछ ऐसा होगा, बस जा रही है इस तरह और ये जो बैठा हुआ इंसान था उसके अंदर, जो जितने ऑब्जेक्ट्स है उस बस के अंदर, वो जाना चाह रहे थे आगे की ओर। ध्यान से देखो, वो आगे जाना चाह रहे हैं, बस राइट जाना चाह रही है।
इनर्शिया कहता है रेस्ट भी, मोशन भी और डायरेक्शन को भी फॉलो करता है। तो इनर्शिया कहेगा नहीं भाई, जिस डायरेक्शन में था मैं उसी डायरेक्शन में रहूंगा। तो डायरेक्शन क्या था? सीधा। डायरेक्शन अभी क्या करना चाहेगा? सीधा। लेकिन हमें क्या एक्सपीरियंस होगा इसके रेफरेंस में, जरा ध्यान से देखो, इसके रिस्पेक्ट में अगर बस सीधा से राइट जा रही है तो आदमी लेफ्ट की ओर झुकता है। लेफ्ट की ओर कहते हैं ना कि अगर हम गाड़ी राइट मोड़े तो जो बैठे हुए लोग हैं वो लेफ्ट की ओर झुक जाते हैं। वो लेफ्ट नहीं झुकते, वो सीधा ही जाते हैं जिस डायरेक्शन में थी। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे तुम्हें। हम कारपेट को साफ करने के लिए स्टिक से क्यों मारते हैं? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं। हम किसी डाली को हिला दें तो आम नीचे गिराता है या फल नीचे गिराते हैं क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं। अचानक से शेक होता है तो डंडी टूट जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल किताब में मिलेंगे तुम्हें। ये सारी बातें इनर्शिया के लिए है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। गो थ्रू द एग्जांपल्स, अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अब जैसे कि तीनों की बात हो गई, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, छोटी सी बात पे एक बार फिर कहेंगे व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा डेफिनेशन क्या कहेगा? रेस्ट हटा करके वहां कर देंगे मोशन। तीसरा डेफिनेशन में कह देंगे डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या इसमें यूनिफॉर्म मोशन ऐड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए क्योंकि अगर मोशन में भी कुछ चेंजेस हुआ तो वो भी किसी न किसी की वजह से ही हुआ होगा। गाड़ी अगर मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, अचानक से वो 59 भी हो जाती है तो जरूर वहां पे कोई रहा होगा जिसने उसकी स्पीड को रिटार्ड किया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन वर्ड होना चाहिए। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट डू नॉट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा डेफिनेशन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा डेफिनेशन द स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ एनी डायरेक्शन। इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं चेंज करना चाहिए। तो हम इसे इनर्शिया के 3 कैटेगरी में डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर जनरल पूछा जाए इनर्शिया क्या है तो इन तीनों को एक साथ क्लब कर देंगे। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट डू नॉट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। So this is inertia unless and until it is compelled by any force or external agent। जब तक कि कोई वहां कोई दूसरा नहीं आ जाता है इसको चेंज करने के लिए, तब तक वो ऐसे ही कंटिन्यू करेगी। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी अगर हम मतलब बॉल भी अगर फेंकते हैं तो कुछ देर बाद जाके रुक जाती है। रुकने का सेंस यही है कि उसे फ्रिक्शन, एयर ड्रैग या जितने भी रिटार्डिंग फोर्स है वो सब मिलकर के उसे रोकते हैं और बॉल जाकर के रुक जाती है। अगर ये तीनों या जितने भी रिटार्डिंग फोर्स ना हो तो बॉल चलती ही जाएगी। जस्ट लाइक इन स्पेस। अगर किसी ने ग्रेविटी मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन था जब एक कैरेक्टर स्पेसशिप के बाहर एक रस्सी से बंध जाता है और वो खींचा रहता है एक डायरेक्शन में। उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप रहती है, वो बंधा हुआ, जब तक उसके पाँव में वो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो वहीं रुका हुआ था। लेकिन वो चाहता था कि बाकी लोग बच जाए, उनकी लाइफ बचाने के चक्कर में, मतलब उस पर्सन की लाइफ बचाने के चक्कर में बाकी में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसने क्या किया था, उस रस्सी को काट दिया था। रस्सी के काटते ही वो स्ट्रिंग का टेंशन मेंटेन है तो इस साइड वाली रस्सी, मतलब इस साइड वाली रस्सी टेंशन की वजह से इधर खींच जाती है, उस साइड की रस्सी इधर ढकेलती हुई निकल जाती है और वो चलता चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। तो कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, बिकॉज वी डोंट नो द लिमिट ऑफ आवर स्पेस हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, नो वन नोज। तो वो कहीं भी जा सकता है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई गुम हो गया तो कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। लकी रहा तो हो सकता है किसी चीज़ से टकरा के कोई एस्ट्रॉयड वगैरह कुछ मिला हो, टकरा के चला है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन केस अगर ऐसा होता जो भी गॉड के ऊपर अगर बचाना चाहे तो ये सारी बातें थी इनर्शिया के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग जब बाइक बहुत तेज चला रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर, बहुत तेज बाइक चला रहा हो कोई बंदा, बहुत तेज हाईवे पर है, अचानक से किसी की लाइफ बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक मार दी। बाइक के पास उसका वजन है, वेट है जो कि नीचे खींच रहा है, हमारे वेट से कहीं ज्यादा बाइक का वजन है। उसका वेट इतना ज्यादा है कि वो ब्रेक लगने के बाद भी थोड़ा बहुत उठ करके फिर वापस जमीन पर टच कर गई। और हम सेफ्टी के साथ नहीं है, मैं लूजली पकड़ा हुआ था, ब्रेक बहुत तेज लगी, ब्रेक लगते ही पता क्या होगा, वो आदमी उस बाइक से छटक करके कहीं चला जाएगा आगे की ओर। सेम रीजन, बाइक तो इनर्शिया ऑफ मोशन से रेस्ट में आ गई क्योंकि उसे ब्रेक मिल गया,
लेकिन जो उस पर ऑब्जेक्ट यानी पर्सन बैठा था उसे रेस्ट नहीं हो पाया, उसने बाइक को अच्छे से नहीं पकड़ा तो क्या करेगा वो मोमेंटम, सॉरी अभी मोमेंटम की बात नहीं करते हैं, वो उसी इनर्शिया को फॉलो करेगा और मोशन की वजह से मोशन में रहना चाहेगा तो बाइक से छटक करके आगे जाके कहीं गिरेगा, उसके बाद क्या होगा वो तो बोलो। तो ये सारी बातें थी इनर्शिया के बारे में। अब हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। सिंपली हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो सभी लोग जानते हैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। आगे आगे दो टाइप में पढ़ोगे इसी बुक में, एक और टाइप होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो सिर्फ मोमेंटम कहना अच्छा नहीं होगा, अब बड़े हो गए हो लीनियर मोमेंटम कहेंगे। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास प्रोडक्ट विद वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, सिंपली यही फॉर्मूला, यही डेफिनेशन किताबों में लिखी हुई है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम दो सीन देते हैं कि मान लो इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट मतलब असर की बात करते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, छोटा सा एकदम ऑब्जेक्ट, एकदम बुलेट ले लो, बंदूक की गोली, और सामने एक लकड़ी का कोई कार्डबोर्ड है जिसे मुझे टारगेट करना है, मैं हाथ से उसे चला के फेंकूं, वो बुलेट शायद ही, बहुत रेयर है, ना के बराबर अगर वो बोर्ड जो है प्लाईवुड मोटा हो, कम से कम इतना मोटा अगर प्लाईवुड हो, तो वो बुलेट मेरे फेंकने से कभी भी उसके अंदर जाकर के नहीं pierce करेगी, ना ही पेनिट्रेट कर पाएगी, क्योंकि मैंने जो दिया उसे, ध्यान से सुनो, अभी वर्ड मोमेंटम भूल जाओ, मैंने क्या दिया, मैंने उस छोटे से मास को वेलोसिटी दी और वो उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया। अब उसी बुलेट को हम गन में लगाते हैं, फायर किए, और जैसे ही फायर किए वो उसे पेनिट्रेट करके भी जा सकती है या उसी में धंस सकती है। ये सिचुएशन क्या बताती है हमें? हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी बढ़ाई और वो अब उस टारगेट को टच कर गई, उसे पेनिट्रेट कर गई, जबकि उसी टारगेट को मैं अपने हाथ से मार रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाया, मास अभी वही है, वेलोसिटी इंक्रीज किया, इंपैक्ट बदल गया। ध्यान रखना, इंपैक्ट बदला। अब ये क्या है, अभी कुछ देर के लिए पॉज होते हैं। सीन नंबर 2, पहले वाले मैंने वेलोसिटी बढ़ाया था, दूसरा एक छोटा सा पत्थर है, मैं किसी को मारूं, बहुत छोटी मोटी चोट लगेगी। अब एक बड़ा सा पत्थर, ह्यूज, कई किलोग्राम का, उसे मैं किसी के ऊपर फेंक दूं, या किसी दीवार के ऊपर फेंक दूं, या किसी पहाड़ी के इस तरफ फेंक दूं, उसका इंपैक्ट क्या होगा? इस केस में मैंने मास बढ़ाया है, वेलोसिटी वही छोटी मोटी वेलोसिटी है। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि मास और वेलोसिटी दोनों का असर पड़ता है चीजों पर। अब इनकी और भी कई चीजें हैं, आगे सुनते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए हमने क्या ध्यान दिया, मोमेंटम, सॉरी अभी मास और वेलोसिटी ये दोनों कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नाम दिया, दैट इज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। अब मास एंड वेलोसिटी तो जो प्रोडक्ट हमने निकाला मोमेंटम के फॉर्म में, इसको सिंबलाइज करेंगे, मोमेंटम का सिंबल होगा P, मास का सिंबल होगा M, वेलोसिटी का सिंबल होगा V। मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके ऊपर एक तीर लगा देंगे, मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसके ऊपर हम एरो फिट कर देंगे। दिस इज द सिंबल, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, फार्मूला लिखने का तरीका, P इज इक्वल टू जब भी वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में लिखना चाहो तो P हटा दो, एरो हटा दो, स्केलर फॉर्म में लिख दिया, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अब अगर देखें तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब अगर हम मोमेंटम और वेलोसिटी के ग्राफ बनाए, मोमेंटम वेलोसिटी के साथ ग्राफ सीधा मिलेगा, मोमेंटम मास के साथ ग्राफ सीधा मिलेगा। मतलब ये ग्राफ क्या रहा है, क्यों आखिर मैंने इसकी बात की, जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि मास बढ़ेगा,
तो कुछ फैक्टर जो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मैंने अब नाम दिया ना मोमेंटम, तो वही कह रहा है कि वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो जो चीज बढ़ रही है उस चीज का नाम है मोमेंटम, या मास बढ़ाएंगे कीपिंग, यहाँ पे क्या कीप कर रहे हैं, मास कांस्टेंट, यहाँ पे मास दे रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब ये मेरा जो हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं कि पहला केस था जिसमें हम बुलेट को गन में लगा रहे थे, कीपिंग द मास कांस्टेंट मतलब बुलेट का मास तो वही रहेगा। इस सिचुएशन में मास बढ़ा रहे हैं मतलब दूसरा सिचुएशन जो मैंने बताया था, बड़ा साइज करते जाओ वेलोसिटी वही रखते दो, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो भी मोमेंटम बढ़ता जाएगा। अब तीसरी बात, अगर हम मास और वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाएं तो हमेशा याद रखना मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन v, इस तरह से एक्सप्रेशन पहले बना के चेक कर लेना। तो मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन v, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब मैंने दो सिचुएशन बताए, एक में बुलेट को मैंने गन में लगाई और एक में मैंने पत्थर को बड़ा किया। अगर सोचो इन दोनों केसेस में वो इम्पैक्ट सेम है, वो चोट जो लग रही है वो सेम है, चाहे बुलेट फायर किए या पत्थर फेंके, अगर वो चोट सेम है तो मतलब वो मोमेंटम सेम था। और अगर मोमेंटम को हम कहते हैं कांस्टेंट, तो मास और वेलोसिटी का अगर ग्राफ बनेगा तो जरा ध्यान दो, इन दोनों के बीच का बना हुआ ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इन दोनों को देखो, मोमेंटम कांस्टेंट था मास कांस्टेंट था, उस केस में वेलोसिटी बढ़ाने पे मोमेंटम बढ़ रहा था, दूसरे केस में मास बढ़ाने पर मोमेंटम बढ़ा जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब तीसरे केस में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिससे मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमेशा अगर कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे होंगे तो मास घट रहा होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास घटेगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो। एग्जांपल के तौर पे फिर मैं बताऊंगा, एक छोटी सी गोली बहुत हाई स्पीड से और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे, इन दोनों केसेस में बहुत तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ज्यादा रखता है, मास कम रखता है। दूसरे केस में धीरे धीरे चलने वाला ऑब्जेक्ट मास ज्यादा रखता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी अभी मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि कांस्टेंट है, तो उन दोनों में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर मास कम करोगे या वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यू कैन सी हियर m is inversely proportional to v if momentum is a constant right now for any situation। इन सब चीजों के बाद अभी भी मैं एक पॉइंट बात रखना चाहूंगा कि तुमने जो कहा कि इम्पैक्ट, हम लोगों ने एक बात रखी है इम्पैक्ट, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। मोमेंटम T is equal to mv, तब हम बात करेंगे अभी इम्पैक्ट की। थोड़ा सा हम किसी हाइट से कूद रहे हैं, ठीक है, हम किसी हाइट से कूद रहे हैं, कूदने पे हम अक्सर कहते हैं कि छत से गिरने की वजह से पांव टूटा, अगर छत से कूद रहे तो, या जान चली गई। ऐसा क्या होगा कि जान चली जाती है, सर क्यों फट जाता है। ये भी तो हो सकता है कि हम जंप करने के बाद भी खड़े हो जाए, जंप करने के बाद भी ऐसे चीज रह जाए, तो उसमें हम चेक करते हैं वजह क्या है। देखो हम जब किसी हाइट से कूद रहे हैं, ध्यान देना, कूदने के बाद सपोज करो कि कूदे नहीं हो, किसी ने ऐसे ही तुम्हें सस्पेंड किया, रिलीज कर दिया, फ्री सस्पेंड किया या फ्री फॉल करा दिया, तुमने जब गिरना शुरू किया, इस टाइम तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और नीचे खींचने वाला कौन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब होता है कि हर सेकंड जो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस जगह पे होगी, हर सेकंड तुम्हारी वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है 10, तो हर सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा 10 मीटर पर सेकंड का। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपली एक्सीलरेशन की जो बात हम करते हैं वो यही होती है, याद रहे ये बात। एक्सीलरेशन का मतलब हर सेकंड इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर 0 से वो चल रहा है, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो और तुम्हें यही मिलेगा।
अगर हम मान लें कि यहाँ पे g की वैल्यू 10 है तो हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से आकर गिरने में 4 सेकंड लगे, जहां पर एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा ना इस इक्वेशन को चाहो तो यूज करके देख लो, यही आएगा कितना, इस जगह पर वेलोसिटी बनेगी 40 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अपनी बनाता है, सडन टच हो जाता है अर्थ से, और जैसे ही अर्थ से टच होगा तुरंत उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। सोचो जरा, इस बात पे ध्यान दो कि वो जब गिरा 0 से गिरा, जब जमीन पे टकरा चुका तो भी 0 हुआ, लेकिन वो 40 मीटर पर सेकंड मेंटेन करने में उसे 4 सेकंड लगे। 40 मीटर पर सेकंड बहुत होता है, कन्वर्ट करके देख लो किलोमीटर पर आवर में, पता चल जाएगा। इस वैल्यू को मेंटेन करने में 40 पहुंचने में उसने 4 सेकंड लिए, लेकिन 40 से 0 होने में उसने सेकंड भी नहीं लगाया। और मोमेंटम, हम बात करेंगे मोमेंटम, याद रहेगा, यहीं से हमारा वर्ड आना चाहिए। यहां मास और वेलोसिटी कितनी थी, 0, मतलब मास समथिंग, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 0, मोमेंटम यहाँ था 0, मोमेंटम इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ यहाँ तक, उसके बाद सडनली मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो हम सिर्फ सिचुएशन की जो बात करने जा रहे हैं वो कितनी देर की बात करेंगे, याद रहे, एक आदमी को पकड़ते हैं जिसका वेट ले लेते हैं, मास फिलहाल के लिए, अगर उसका मास है 40 kg, ठीक है, तो हम बात करते हैं उसका मोमेंटम। यहाँ पे तो 0 था, टच होने से पहले, याद रखना, टच होने से पहले मोमेंटम 40 उसका मास हो गया, और 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गया 1600। यूनिट की बात कर रहा है, देखो यूनिट भूल गया बताना, यूनिट इसकी यूनिट क्या है, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये एसआई में है। और सीजीएस में बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसी तरह से किलोग्राम में और ये मीटर पर सेकंड में, ये बना 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बोर्ड के पार जा रहा है तो थोड़ा हट जा रहे हैं, दिस इज 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या है, मोमेंटम, जब टच होने से पहले, और जैसे ही टच होता है अर्थ में तो मोमेंटम हो जाता है 0। ये जो चोट की हम बात कर रहे हैं वो यही है, अचानक से इतना अच्छा खासा मोमेंटम 0 हो गया तो क्या होगा भाई, हाथ पैर सब टूटेंगे ही टूटेंगे। अभी हम यही बताएंगे, कंजर्वेशन की बात हम करेंगे, ये प्लेइंग उधर के होल्ड करते हैं। तुम्हें समझना क्या, इंपैक्ट, चोट, यहाँ पे 0 मोमेंटम से चला, यहाँ पे मोमेंटम डेवलप किया 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और अचानक से वो टकरा के 0 होता है, तो वो कहाँ गया, क्या हुआ, वो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि वो जो सर फटा, हाथ टूटा, टांग टूटी, जितना भी अंग टूटा, वो सब इसी वजह से था, जो 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 0 पे हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा हम तुम्हें और नॉलेज देंगे, लेकिन उसे रिलेट करने के लिए हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ बात करें और न्यूटन फर्स्ट लॉ की तो बात ही नहीं की। एक्चुअली इनर्शिया की जो हम बात करते हैं ना, वो इनर्शिया ही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ही कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट will be always in rest, and if it is in uniform motion so will be always in uniform motion until and unless it is compelled by an external force। यही तो इनर्शिया भी था, इसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर रेस्ट में तो मोशन में, तो मोशन में ही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे, कोई उसे घुमाए ना, कोई उसे मोड़े ना, ये सारी चीजें हैं। ये तो हमने देख लिया, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। और ये भी याद रखना, इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, इनर्शिया डिपेंड करती है मास पर। ढीठ, जो जितना मास ज्यादा रखता होगा उतना ज्यादा ढीठ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन विच फैक्टर द इनर्शिया डिपेंड्स, दैट इज मास। नाउ हम आते हैं इस पॉइंट पर, न्यूटन सेकंड लॉ, जो किसी से जोड़ के बताएंगे तुम्हें, इसलिए इसको कुछ दिन के लिए याद रखते हो ना। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, इसको हटाई देते हैं क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, अभी सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ध्यान से सुनना, पहले हम वर्ड्स को लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। ये क्या कहना है, जरा इसको देखते हैं। मोमेंटम का सिंबल है P, इसने कहा चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज मतलब हम डेल्टा लगा लेते हैं। रेट मतलब टाइम से, तो अगर इसका चेंज हो तो इसका भी चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका मोमेंटम का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स के। ये उसने कह दिया, हम इसे प्रूव भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस बात को। तो इस बात को जगह को मैं इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, u। ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था, m। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम वी कैन से p1 m into u। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m into v। मुझे क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइंड करो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p2 माइनस p1 दैट इज m v माइनस u। थोड़ा सा डायरेक्ट करना है स्पेस में, स्पेस का मुझे कैसे कर डायरेक्ट m v माइनस m u करेंगे तो सीधे सीधे हम m v माइनस u कर देंगे। जब उसने शुरुआत की थी, मान लो उस टाइम था 0 और इस टाइम उसका टाइम हो गया था t, तो चेंज इन टाइम कितना होगा, t माइनस 0 मतलब कि t ही आएगा। डेल्टा t भी कह सकते हो, t भी कह सकते हो। तो हम रखते हैं, हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, जैसा कि उसने कहा वो काम हम करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, m v माइनस u, और ये डेल्टा t कितना है, t। अब जरा इस चीज को देखो कि जो v माइनस u अपॉन t है, ये v माइनस u अपॉन t तो एक्सेलरेशन है, तो लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये क्या है, del v अपॉन del t, या सिंपली del v अपॉन del t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज m इनटू a। किसको कहते हैं, फोर्स को ही तो कहते हैं। अभी इसको खत्म मत करो, समझ में आ रहा है आपको। ये तो प्रूविंग हो गई, न्यूटन सेकंड लॉ की, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स या इक्वल टू फोर्स है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, अभी एक चीज हम लोग बताते हैं, वापस उस टॉपिक की बात करेंगे जो कुछ दिन पहले थी। कुछ दिन पहले मैं बात करता कि एक आदमी जब किसी फ्लोर से कूद रहा है तो उस टाइम उसका मोमेंटम यहाँ पर दिया 0 था, जस्ट टकराने से पहले का 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये था, और यहाँ टकरा गया कितनी देर में, t = 0 हो गया। इस काम को होने में चेंज इन मोमेंटम जो हुआ, मतलब आदमी जमीन पे गिरा, ये हुआ, कितना देर लग सकता है, कोई कह सकता है 0.1 सेकेंड। हम कहते हैं कि चलो बड़ा मान लेते हैं कि बहुत टाइम लग गया उसको 40 से 0 होने में, ये 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से 0 होने में, ऐसा नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन हम तुम्हें समझने के लिए मान लेते हैं कि इस पूरे काम को होने में समझने के लिए कि मान लेते 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड। तो बताओ यहाँ 16 एम मोमेंटम था, यहाँ 0 मोमेंटम है, तो चेंज मोमेंटम कितना होगा इस इतने दौरान 1600 का, 1600 माइनस दिस, तो चेंज मोमेंटम हुआ 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये चेंज मोमेंटम है, और चेंज मोमेंटम होने के लिए टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था 1 सेकंड का। इस वैल्यू को जो चेंज इन मोमेंटम को पढ़ रहे हैं ना, उठा करके हम ऐसे, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। देखो, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को तो न्यूटन कहते हैं, 1600 न्यूटन, ये हमारा फोर्स। इस फोर्स से इंसान को अर्थ
चोट देगी या इंसान को चोट लगेगी, इसीलिए उतना ज्यादा चोट खा जाता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो चोट ज्यादा लगेगी। वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितने कम टाइम होता है उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, जिससे फोर्स ज्यादा डेवलप होता है, चोट ज्यादा लगती है। याद रहे ये बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हमारा सब कुछ है जो सारा काम कर रहा है चोट लगाने का। किसी को एक चमाटा हम मारते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे खटाक से मार दिए, तो जो मोमेंटम मेरे हाथ में उसके गाल तक पहुंचाया, उस टाइम जो भी वेलोसिटी नहीं होगी, मोमेंटम यहाँ है, और जैसे ही गाल से टकराया फिर रुक गया। अगर गाल में वहीं रुकता है, वैसे तो हम लोग गाल घुमा लेते हैं या गाल घूम जाता है, अगर वो वहीं रहता है तो ये मोमेंटम जो भी था तुरंत जीरो हो गया यहाँ पे टकरा के। अब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया वो फाइंड आउट करें और वही चोट देगा। अगर हम चाहते हैं हमें चोट ना लगे या चोट कम लगे तो इसीलिए मुंह घुमा लेते हैं ताकि कुछ मोमेंटम जीरो होने में टाइम बढ़ जाए। अब ये क्या होता है, इसे इंपल्स कहते हैं, बात डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी भी हम यही छोड़ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या है, फोर्स है। जितना कम टाइम में चीज जीरो पे आएगी उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, और जितना धीरे धीरे आएगी उतना कम इंपैक्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि बेटा हम तुम्हें मारने जा रहे हैं और ऐसे हाथ में रहे तो गाल पे लगेगा और वो आराम से रहेगा, सर बहुत तेज चोट लगी, क्योंकि टाइम मैंने बढ़ा दिया है तो चोट कम लगी। वही सडन मारा चोट ज्यादा लगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इंपल्स के बारे में समझेंगे और इसको और डिटेल में समझेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आखिर इतना कैसे होता है। थैंक यू।